बड़ी बीमारी जैसे कैंसर का एग्जांपल हो गया, तो क्या हम आयुर्वेद से उसको भी सॉल्व कर सकते हैं? और अगर हाँ, तो कितना टाइम पीरियड लगता है उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए? आयुर्वेद के हिसाब से आप क्या सजेस्ट करते हो कि क्या वाकई में गेहूँ हमारे लिए नुकसानदेह है? और क्या वाकई मिलेट्स जो कि ज्वार बाजरी और सबके लिए लाभदायक है वो? कई चीज़ें ऐसी है जो दूध के साथ नहीं लेनी चाहिए। आप थोड़ा वो लिस्ट बता दीजिए कि दूध के साथ कौन-कौन सी चीज़ें हम अगर अवॉइड करें तो सबसे बेहतर हो। तो ऐसे आप कुछ एग्ज़ाम्पल्स हमारे साथ शेयर करिए जहाँ पे एक हेल्दी मैन उसको कुछ नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो रोज़ अगर मर्रा की ज़िंदगी में अगर वो चीज़ें वो सेवन करे तो वो अच्छी और लॉन्ग लाइफ जी सकता है। अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करूँ तो जनरली ये एक बिलीफ है लोगों के अंदर कि वो स्लो काम करती है, बहुत टाइम पीरियड तक लेना पड़ता है, या तो महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, तभी जाके वो आपके बॉडी में धीरे धीरे चेंजेस लाती है। तो क्या ये सच बात है कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसको काफ़ी टाइम देना पड़ता है इफेक्ट लाने के लिए? वात दोष के जो व्यक्ति होते हैं इनका सब कुछ अनियमित है। अच्छा। और इनका स्वभाव भी थोड़ा सा घातक है। वो ज़्यादा विश्वास के लायक नहीं होते। अच्छा। और वो थोड़ा चीटिंग भी करते। तंबाकू सबको पता है जी। ये एक मेडिसिन भी है। क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं? एक आम इंसान को पता रहता है कि उसकी बॉडी के अंदर जनरली 3 टाइप की प्रकृति होती है, राइट? वात, कफ और पित्त। उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है? वो आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन में अगर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं तो। हाँ, आयुर्वेद की दृष्टि से वात, पित्त और कफ ये 3 दोष हैं। इसका अर्थ ये है कि ये इम्पोर्टेंट शरीर के घटक है। ओके। और इसके साथ भी कुछ 7 धातुएं शरीर में होती है और 3 मल होते हैं। 7 धातु जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और मल जो होता है मल, मूत्र और स्वेद जी, यानी पसीना। ओके। ये 3 मल इन चीजों से बन के अपना शरीर बनता है। करेक्ट। और अपने शरीर में जो भी क्रियाएं होती है वो सब क्रियाएं वात, पित्त और कफ ये 3 दोषों के अधीन होती है। ओके। ये इंस्ट्रूमेंटल है। ये की फैक्टर्स है शरीर के। इन्हीं के जरिए शरीर में जो कुछ भी होगा, शरीर में कुछ चयापचय की क्रियाएं हैं या शरीर में कुछ व्याधि है या शरीर में आरोग्य स्थापित करना है, ये सब चीजें इन्हीं से बनती हैं। तो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंटल घटक है शरीर के, इम्पोर्टेंट घटक है वात, पित्त और कफ। अभी ये भी सुना है कि किसी के अंदर वात ज्यादा होता है, किसी के अंदर पित्त ज्यादा होता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहता है? मतलब अगर बॉडी का अगर स्ट्रक्चर देखे तो हर एक का डिफरेंट रहता है, राइट? तो अभी ये किसी के अंदर कोई चीज का ज्यादा परसेंटेज होता है, वात का, पित्त का, कफ का, तो क्या मतलब कैसे वो इम्पैक्ट करता है बॉडी को? हाँ, ये जो 3 दोष है ना, वात, पित्त और कफ, ये शरीर में हर एक अवयव पर या बाहर की दृष्टि से हम जैसे रूप देख रहे हैं किसी का, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट करते हैं। और केवल शरीर नहीं, मन के ऊपर भी इनका प्रभाव होता है। जैसे मैं आपको बोल दूं, वात दोष शरीर में जो भी चलन वलन की क्रियाएं हैं वो उसके अधीन है, वो कराता है। लेकिन उसके कुछ गुण भी है और उसके कुछ शरीर पर परिणाम है, वो दिखते हैं। जैसे कि वात प्रभाव का व्यक्ति है तो वो चंचल रहेगा, मन से चंचल रहेगा जी। उसकी जो मूवमेंट्स है वो फास्ट रहेगी और वो जो है हमेशा किसी ना किसी व्याधि से ग्रस्त रहेगा। अच्छा। शरीर उसका दुबला पतला रहेगा, वर्ण थोड़ा सा कृष्ण वर्ण रहेगा। और जैसे कि उसके बाल जो है वो रुक्ष रहेंगे और शरीर थीन है, आंखें भी छोटी है उसकी, दांत जो है वो एक पंक्ति में नहीं रहेंगे, वो थोड़े टेढ़े मेढ़े रहेंगे। और शरीर में अस्थियां थोड़ी सी ज्यादा दिखेगी क्योंकि वो थीन है। और उसकी पाचन शक्ति जो है वो विषम है, कभी उसको ज्यादा भूख लगेगी, कभी नहीं लगेगी। कोई ऐसा उसका समय के साथ रिलेशन नहीं। जैसे कफ और पित्त के व्यक्ति होते हैं, उन्होंने लिया हुआ जो आहार है वो एक विशिष्ट टाइम पीरियड में पाचन होता है। लेकिन वात दोष के जो व्यक्ति होते हैं इनका सब कुछ अनियमित है। अच्छा। और इनका स्वभाव भी थोड़ा सा घातक है। वो ज्यादा विश्वास के लायक नहीं होते। अच्छा। और वो थोड़ा चीटिंग भी करते हैं। जैसे समाज में हम देखते हैं कुछ लोग चीटिंग करते हैं या व्यसनाधीन हो जाते हैं,
तो शरीर और मन के ऊपर इनके प्रभाव होते हैं। और पित्त के जो व्यक्ति होते हैं वो गौर वर्ण के होंगे, उनकी आंखें जो है वो ज्यादा ब्राउन होंगी, वो बुद्धि से तैल बुद्धि होते हैं, वो बहुत ही होशियार होते हैं। लेकिन उनके मन का एक स्वभाव है वो रिवेंज लेते हैं। लेकिन अगर कोई उनके अधीन जाए तो वो क्षमाशील भी होते हैं। और उसी तरह शरीर पर भी उनके परिणाम होते हैं, जैसे कि उनके ओठ जो रहेंगे वो लाल रहेंगे, त्वचा का वर्ण जो है वो फेर रहेगा, पाचन शक्ति उनकी ज्यादा होती है, लेकिन वो सुकुमार होते हैं, वो कष्ट सहन नहीं कर सकते। जैसे वात के कर सकते थोड़े, कफ के व्यक्ति सहन कर सकते, वैसे पित्त के लोग कष्ट नहीं सहन कर सकते। अच्छा, इसलिए उनको कुछ उष्ण तीक्ष्ण जैसी बीमारियां भी होती है, उनकी आयु भी मध्यम होती है। वात वालों की आयु कम होती है, कफ वालों की आयु ज्यादा होती है। और कफ के जो व्यक्ति होते हैं वो चंचल नहीं, धीर गंभीर होते हैं। जो भी निर्णय करेंगे वो अच्छे निर्णय करेंगे, खुद के लिए अच्छे निर्णय करेंगे, समाज के लिए अच्छे निर्णय करेंगे। उनके हाथ से बड़े बड़े कार्य भी होते हैं। वो राष्ट्र हित के लिए भी काम करते हैं। जैसे बड़े कोई तालाब बनाना है, या कोई रोड का मैप स्ट्रक्चर बनाना है देश के लिए, या ऐसी कोई बड़ी क्षमता वाले कार्य है, या बड़े चीजों को, अच्छे चीजों को अंजाम देते, वो कफ के कारण होता है। क्योंकि उनके मन में सत्व का प्राबल्य होता है, उनका मन बहुत स्ट्रांग होता है, वो स्थिर स्वभाव वाले होते हैं। उसी तरह उनके शरीर का स्वभाव भी स्थिर होता है। उनकी धातुएं जो रहती है शरीर में वो स्थिर होती है, वो ज्यादा बीमार नहीं पड़ते, लंबी आयु जीते हैं, अच्छे घने बाल रहेंगे, काले बाल रहेंगे, आंखें बड़ी सुंदर रहेगी। त्वचा का वर्ण पित्त वालों से थोड़ा कम फेयर रहता है, लेकिन दृढ़ होता है। त्वचा उनकी दृढ़ रहती है। शरीर की सभी अवयव जो है, जैसे हार्ट हो, लंग्स हो, किडनीज हो, ये दृढ़ रहती है। तो उनको उसी कारण आयु भी अच्छी मिलती है, और यश कीर्ति ये उनको अधिक मिलती है। तो ये जो दोष है वात और पित्त और कफ, ये केवल व्यक्ति के शरीर के लिए नहीं, उसके पुरुषार्थ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो उसके पुरुषार्थ को भी दर्शाते हैं, आयु और उनके हाथ से जो होने वाले कार्य, और उनकी शरीर प्रकृति यानी आरोग्य और अनारोग्य, ये सब कुछ वात पित्त और कफ के अधीन है। जी, तो डॉक्टर ये बताइए कि अगर किसी आम इंसान को पता करना हो कि वो कौन सी प्रकृति का है, तो कैसे पता कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर होता है उस चीज का? प्रकृति तो वैसे 7 प्रकार की होती है। पहले वात के प्रभाव से वात प्रकृति, पित्त के प्रभाव से पित्त प्रकृति, कफ के प्रभाव से कफ प्रकृति, और ये 3 जो दोष है इनका सम्मिश्रण होके भी प्रकृति बनती है। जैसे वात पित्त, कफ पित्त, कफ वात, ये 6 प्रकार हो गए। और 7वां प्रकार होता है तीनों दोष एक साथ आके, वात पित्त और कफ इक्वली तीनों दोष साथ में आके भी प्रकृति बनती है। तो प्रकृति 7 प्रकार की होती है। उसे सम प्रकृति कहते हैं। 7वीं जो टाइप है उसको सम प्रकृति बोलते हैं। तो वो व्यक्ति बहुत कम होते हैं, सम प्रकृति के वो कम होते हैं। लेकिन मोटे तौर पर या तो एक दोषज प्रकृति होती है जिसमें वात के गुण ज्यादा हो, या कफ के गुण, या पित्त के, या फिर दोनों मिला के। तो आमतौर पर तो एक प्रकृति के भी कम होते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण स्वरूप आपको बताता हूँ, कोई गौरवर्ण व्यक्ति है, वो पित्त प्रकृति का लक्षण है, लेकिन कभी कभी वो भी ज्यादा बीमार हमेशा रहेगा, तो ये वात का गुण उसमें है। करेक्ट। और या कोई कफ प्रकृति का व्यक्ति है, लेकिन वो बुद्धि से पित्त जैसा तीक्ष्ण होगा, या रिवेंज लेने वाला होगा, तो ये पित्त का गुण उसमें है। तो दोनों दोषों का सम्मिश्रण होके भी प्रकृति निर्धारण होता है। हम लोग जब प्रकृति का निर्धारण करते हैं तो उस टाइम हम कैलकुलेट करते हैं कि वात के गुण कितने हैं, पित्त के कितने, और
कफ के कितने, और फिर उनका एक टोटल करके हम निर्धारित करते हैं कि वात प्रदान पित्त, पित्त प्रदान कफ, कफ प्रदान वात, इस तरह के प्रकृति का निर्धारण किया जाता है। ओके, तो आप जनरली पूछ के ये करते हो या फिर कोई स्पेसिफिक मेथड है इस चीज का पता करने के लिए? हम प्रश्न परीक्षा से, जैसे हम बात कर रहे हैं, उससे हम उसका स्वभाव जानते हैं जी, और उसकी प्रतिक्रियाएं कैसी है जी, उससे भी हमें उनके मानसिक स्वास्थ्य का अंदाज आता है। और उसके साथ साथ हम निरीक्षण करते हैं टॉप टू बॉटम। जैसे छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, ये जो नाखून है ना, ये वात प्रकृति के जो लोग होते हैं इनके टेढ़े मेढ़े होते हैं। नाखून सौंदर्य की एक प्रतिकृति है, तो वो एक परिचायक है सौंदर्य का, और नाखून भी अच्छे होने चाहिए। लेकिन कफ प्रकृति के व्यक्ति के कच्छप पृष्ठाकार, कछुए के पृष्ठ के समान सुंदर नाखून होते हैं, राउंड। पित्त के थोड़े से लाल होते, और वात प्रकृति के व्यक्ति के सुंदर नहीं होते हैं। अच्छा। वो टूटने वाले होते हैं। करेक्ट। तो हर चीज का हम निरीक्षण करते हैं, जैसे कान की लंबाई कितनी है, नाक कैसी है, ये आईब्रोज कैसी है। देखिए, कभी कभी आप थोड़ा निरीक्षण करेंगे तो कुछ लोगों के आईब्रोज भी सुंदर होते हैं, लंबे होते हैं, और कुछ लोगों के टेढ़े मेढ़े होते हैं। करेक्ट। तो ये वात का जो व्यक्ति है उनके टेढ़े मेढ़े होंगे, कफ के व्यक्ति जो है उनके सुंदर आईब्रोज होंगे। उसी तरह आंखें भी कफ की व्यक्ति की मोटी होती है, दांत, आंख, ओठ, पूरे शरीर की सहनन, नाखून जी, अस्थि की रचना जी, संधि यानी जॉइंट्स कैसे है, छोटे है या उसमें शब्द है, कटकट आवाज है, ये बात प्रकृति की तरफ जाएगा। आवाज नहीं है और बड़े अच्छे संधि जॉइंट्स है, वो कफ प्रकृति की तरफ जाएंगे जी। करेक्ट। उसकी पाचन शक्ति कैसी है और उसका बिहेवियर कैसा है, इन सब को मिला के प्रकृति का निर्धारण होता है। ओके जी। तो डॉक्टर, आजकल हमने देखा है कि अगर किसी को थोड़ा सा भी बुखार आ जाता है, खांसी जुकाम आ गया, एंटीबायोटिक्स का चलन बहुत ही आम हो गया है। तुरंत किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, एंटीबायोटिक्स लेंगे, 5 दिन का जो कोर्स आता है, और उनको फर्क भी पड़ जाता है। आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, क्या आपको ऐसा लगता है कि एंटीबायोटिक्स का रोल आयुर्वेद में है या फिर उसका रिप्लेसमेंट है, जहाँ पे हम एंटीबायोटिक्स पे भरोसा ना करके स्पीडी रिकवरी पा सकते हैं? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है। अगर उसकी दिनचर्या ऋतु के अनुसार जो मार्गदर्शन है उसे ऋतुचर्या कहते हैं, वो ऋतुचर्या, रात्रिचर्या और खान पान का जो मार्गदर्शन आयुर्वेद में है, ऐसी एक जीवन शैली से संबंधित पूरी एक संहिता आयुर्वेद में है जी। उसका अगर हम पालन करेंगे तो गंभीर विकार जो है वो नहीं हो पाते। ओके। एंटीबायोटिक की जरूरत कुछ पेशेंट्स में जरूर है। यस। जैसे कि आपने सर्जरी की है बड़ी, उस टाइम हमने एक्सपोज किया है बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को। एब्डोमेन को हमने एक्सपोज किया है, ब्रेन को एक्सपोज किया है, हार्ट को एक्सपोज किया है, और ये विश्व में तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते ही हैं। ये विश्व उनका है। करेक्ट। दे आर यूबिक्विटस। यस। हम उनकी दुनिया में आए हैं, तो वो प्रवेश कर जाते हैं एक्सपोज्ड पार्ट पे 100%। और उस टाइम कुछ इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन के साइंस सिम्टम्स हो जाते हैं पेशेंट्स में। Correct. उस टाइम एंटीबायोटिक्स जरूरी है। और आज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो निकले हैं वो बहुत अच्छे एंटीबायोटिक्स हैं। Okay. उसी समय एंटीबायोटिक्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। Okay. लेकिन जो आप देखेंगे कि सिंपल रोज के फ्लू किसी को हो रहा है, बुखार आ रहा है, लूज मोशंस हो रहा है, उस टाइम हम आयुर्वेदिक मेडिसिन से भी पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। Okay. तो हमेशा एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं है। कुछ पेशेंट्स हैं हाँ जिनमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है। और इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि अपने शरीर की प्रतिकार शक्ति जो है ये हम अगर बढ़ाएंगे, और उसके साथ साथ आयुर्वेद में जो मेडिसिन है, हर चीज के लिए मेडिसिन है जी, उसका प्रयोग सही तरीके से करेंगे तो बहुत कम समय ऐसा है जहाँ एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है। ओके।
तो क्या बड़ी बीमारी जैसे कैंसर का एग्जांपल हो गया, तो क्या हम आयुर्वेद से उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कितना टाइम पीरियड लगता है उस चीज को सॉल्व करने के लिए? हाँ, देखिए, आयुर्वेद ने हमेशा जो व्याधि है उनका वर्गीकरण किया हुआ है, कैटेगराइजेशन किया है। कुछ व्याधि सुख साध्य है, जैसे कि मान लीजिए किसी को सर्दी हो गई, कुछ आपने ट्रीटमेंट दिया, आपने उसको क्योर किया, ये सुख साध्य है, करेक्ट, आसानी से साध्य हो रहे। हाँ। कुछ कुछ क्रुचिर साध्य हैं जो कष्ट से साध्य होते हैं। ओके, है ऐसे कुछ बीमारी या व्याधि है, जैसे कि अर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, इनको हम लोग 3 महीने 6 महीने साल भर ट्रीटमेंट देते हैं जी, ये कष्ट साध्य है। और कुछ ऐसे विकार है जो याप्य, यानी जिनको बार बार ट्रीटमेंट करते रहना पड़ता है जी, हाँ, उनको हमेशा आपको, ऐसा नहीं कि आपने क्योर किया बस हो गया, ऐसा नहीं है। आपको मेडिसिन या एक्सरसाइज, उसके ट्रीटमेंट करने के अनेक जरिए हैं, तो उसके अनुसार आपको ट्रीटमेंट करना होता है। और कुछ विकार ऐसे हैं जो दुष्चिकित्सा, मतलब वो असाध्य होते हैं उनको। तो कैंसर के कुछ प्रकार ऐसे हैं जिनको आप अर्ली डिटेक्शन करेंगे, उनका डायग्नोसिस करेंगे और उसके ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे, तो वो सुख साध्य भी है, कष्ट साध्य भी है। और कुछ ऐसे हैं, कैंसर में कैसा है कि कैंसर एक आध जगह पे जब होता है तो थोड़े ही समय में वो मल्टीपल स्टेशंस आक्रांत करके चलता है। यस, पहला स्टेशन, फिर दूसरा, तीसरा, फिर मेट्स जो होते हैं वो तरह तरह के दूसरे ऑर्गन्स में जाके वहां डेवलपमेंट, डिसीज का डेवलपमेंट करने लगते हैं। तो कैंसर की जो ट्रीटमेंट है, चाहे आयुर्वेद हो या एलोपैथी हो या किसी भी पैथी में, उसका अर्ली डिटेक्शन यही सबसे बड़ा समाधान है। अगर आप उसको अर्ली डिटेक्ट करोगे तो उसका जो पैथोजेनेसिस होता है वो ब्रेक करने के लिए आप आयुर्वेद की दवाई भी यूज कर सकते हैं। करेक्ट जी, और उसके जरिए भी उसका इलाज किया जा सकता है। अभी जैसे हम लोग ने आयुर्वेद के बारे में जाना, तो ऐसे कौन कौन से तत्व होते हैं, तत्व इन टर्म्स ऑफ की कौन कौन सी मेडिसिन होती है, क्योंकि कुछ चीज का अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे नीम हो गए, गिलोय हो गई, तुलसी हो गई, राइट, तो उनके एक अलग से एडवांटेजेस है हमारे बॉडी में लेने के। तो ऐसे आप कुछ एग्जांपल्स हमारे साथ शेयर करिए जहाँ पे एक हेल्दी मैन, उसको कुछ नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो रोज अगर मर्रा की जिंदगी में अगर वो चीजें वो सेवन करे तो वो अच्छी और लॉन्ग लाइफ जी सकता है डेली। और कितना डोज लेना चाहिए उस चीज का? देखिए, आयुर्वेद में हर एक व्यक्ति से डिफरेंट है। पुरुषम पुरुषम विक्षेत जी, मैं आपसे, आप किसी और से अलग है जी। ये कहने का उद्देश्य ये है कि आपको जो भी मेडिसिन या रसायन तत्व बताए जाएंगे वो अलग अलग मात्रा में ही लेना है जी, अलग तरीके से भी लेना है। लेकिन आयुर्वेद में एक यूनिक कंसेप्ट है, रसायन थेरेपी जी। इसका अर्थ ये है, रसायन का अर्थ ये है कि रस, ये जो पहली धातु शरीर में है, अपने शरीर में 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। स्त्री हो या पुरुष हो, इन सभी में ये 7 धातुएं पाई जाती है। बिल्कुल। और इन्हीं धातुओं से शरीर बनता है, चाहे लंग्स हो, किडनीज हो, पैनक्रियाज हो, जो भी अवयव बन रहे हैं, ब्रेन हो, अस्थि हो, ये सभी इन्हीं धातुओं से बने हुए होते हैं। और इन धातुओं को हमेशा ऊर्जित अवस्था में रखना, ये इसके लिए आयुर्वेद ने अलग से एक संहिता लिखी हुई है, एक ब्रांच है आयुर्वेद में। यस, रसायन ट्रीटमेंट, रसायन और वाजीकरण। रसायन का अर्थ ये है कि अपने शरीर में जो ये 7 धातुएं हैं, इनको हमेशा ऊर्जित अवस्था में रखना। और आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जब हम मिडिल एज में आते हैं, जैसे कि अभी कलयुग में 100 साल की आयु है, तो हम लोग जब 40 इयर्स या 50 ईयर ये पड़ाव में आते हैं, तो कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स लगती है पेशेंट को या आमतौर पर लोगों को।
कभी कुछ हार्ट के लिए लगेगा, हाँ, कुछ ब्रेन या यस, और कम से कम यहाँ तो ये तो लगेगा कि उनकी एफिशिएंसी कम हुई है। ठीक है, कोई डिसीज नहीं होंगे, अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों को कोई विकार नहीं होंगे जी, लेकिन क्षमता कम हुई है ये उनको महसूस होता है। हाँ, हार्ट की हो, लंग्स की हो, ओवरऑल। तो ऐसी सिचुएशन में ये ना हो और व्यक्ति चिर तरुण रहे, बहुत साल तक चिर तरुण रहे, इसके लिए आयुर्वेद ने रसायन थेरेपी एडवोकेट की है, वो बताई हुई है जी। उसमें सभी धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और मन और सभी ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिय, इनको सुस्थिति में हमेशा रखना और इनको चिर तरुण रखना, इसलिए आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन बताई हुई है। लेकिन ये भी व्यक्ति विशिष्ट के स्वरूप में है, उसके अनुसार है जी। लेकिन आमतौर पर आप सुनते हैं, जैसे कि च्यवनप्राश को आपने सुना है बचपन, यस, सब लोग उसको खाते भी हैं। तो ये क्या है? ये एक उत्कृष्ट रसायन है। च्यवन ऋषि को ये रसायन ने फिर से तारुण्य प्रदान किया था। तो इसका यही अर्थ है, हम ऊर्जित अवस्था में रहने के लिए रसायन थेरेपी का सेवन जब हम आयु की मध्य में आए उस समय शुरू करना चाहिए। आयुर्वेद ने बोला है पूर्वे वयसी मध्यवा, मध्यवा यानी आपकी आयु की मध्य में या पूर्वे वयसी, वयस्कर होने के पहले आप इसको शुरू करिए जी। तो मैं एक सादा उदाहरण आपको देता हूं कि त्रिफला आपने सुना है, यस, उसमें 3 फल हैं, हाँ, आंवला है, हिरड़ा है और बेड़ा है जी, करेक्ट, ये हम सब लोग जानते हैं। ये जो 3 फल हैं, इनको एकत्रित करके त्रिफला बनता है और ये त्रिफला और मधु, शहद, इसका एक साथ चाटन बना के कोई अगर सेवन करता है रात में सोते समय तो चिर तरुण बन सकता है। ओके, अभी मैंने एक उदाहरण के तौर पर एक जो सबको चलने वाला ये है, वैसे तो आपके डॉक्टर से परामर्श करके ही फिक्स करनी चाहिए उसकी मात्रा, फिर भी आयुर्वेद ने कुछ नित्य सेवनीय द्रव्य बताए हुए हैं जी, जिनको व्यक्ति नित्य रोज ले सकता है। हाँ। तो उसमें त्रिफला है, मधु है, ये अगर सोते समय हम लोग लेंगे तो शरीर में शिथिलता नहीं होगी जी। और ये जो फल है इनमें 5 टेस्ट होती है, वैसे तो अपने आहार में 6 टेस्ट होती है, मधुर है, अम्ल है, कड़वा है, कसेला है, तीखा है, मीठा है और खट्टा है। ये 6 टेस्ट अपने आहार में है। करेक्ट। इन्हीं से अपने शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है और शरीर बनता है। ये जो फल है इनमें 5 रस, लवण रस यानी नमकीन छोड़ के 5 रस है। नमकीन वृद्धावस्था करता है और वो छोड़ के ये 5 रस एक वरदान सृष्टि ने हमें दिया है। तो इसका सेवन अगर मधु के साथ कोई करेंगे तो शरीर में शिथिलता नहीं होगी, बाल अच्छे रहेंगे, स्किन अच्छी रहेगी जी। और जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, उनको शक्ति मिलेगी, पाचन तंत्र ठीक रहेगा जी। और शरीर चिर तरुण रहने में, व्याधि मुक्त रहने में, ऊर्जा मिलने में इसका बहुत अच्छा रोल है जी। ओके, अभी आजकल हम लोग काफी सुन रहे कि गेहूं को कम करना चाहिए, उसका सेवन जितना कम हो सके आप उसका कम करिए, और मिलेट्स का जैसे बाजरी हो गया, ज्वार हो गया, उस चीज का उसकी रोटी खाइए, उसका सेवन ज्यादा करिए। आयुर्वेद के हिसाब से आप क्या सजेस्ट करते हो कि क्या वाकई में गेहूं हमारे लिए नुकसानदेह है, और क्या वाकई मिलेट्स जो कि ज्वार बाजरी और सबके लिए बोल रहे हैं कि सबको खाना चाहिए, तो क्या सबके लिए लाभदायक है वो? दिव्य जी, ये प्रश्न बहुत अभी समयानुसार बहुत उचित है और जरूरी है। देखिए, गेहूं की मात्रा कम करना ठीक है, उसमें ग्लूटेन ज्यादा होता है यस। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी है, वो बताते भी है कि हमें हजम नहीं होता है जी, या पेट में हेवी लगता है। और हमारी जो कार्यशैली बनी है आज जी, वो ऐसे शारीरिक दृष्टि से तो हेक्टिक नहीं होती है, मतलब हम लोग बहुत चलते नहीं है, बोझ नहीं उठाते हैं, या बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें शरीर शक्ति की जरूरत होती है, वो चीजें हम लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ। हमारी आज की लाइफस्टाइल ऐसी है
या कार्यशैली ऐसी है जिसमें हम माइंड का प्रयोग कर रहे हैं ज्यादातर जी। और इसके कारण गेहूं के जो पदार्थ हैं, रोटी हो या अन्य भी बहुत सारे बनते हैं, वो थोड़े पाचन तंत्र के लिए हेवी पड़ते हैं। ये सबका अनुभव ही है। हाँ, और उसकी तुलना में जैसे आपने बात कही मिलेट्स की जी, तो मिलेट्स हम लोग पहले से खाते आ रहे हैं। मैं तो आपको बताता हूँ कि बचपन में हम लोग गेहूं केवल ऐसे फेस्टिवल में ही खाते थे, जैसे चपाती बनी है या कुछ उसके पदार्थ बने जी। वो फेस्टिवल के टाइम। और बाकी टाइम पे महाराष्ट्र या गुजरात या बहुत सारे अपने कंट्री में बहुत सारे पार्ट्स है जहाँ लोग पहले से ज्वार का प्रयोग कर रहे हैं जी, वही खा रहे हैं। हाँ, उसके स्पेसिस भी अलग अलग थे। आज तो बहुत कम दिखते हैं। मैं बचपन में मैंने देखा है कि हमारे खेत में 7-8 प्रकार की ज्वारी की स्पेसिस थी जी, तो वो हम पहले से खाते आ रहे हैं। और ये जो मिलेट्स है ये खाना ठीक है, पर उसमें भी 2 प्रकार है, मेजर और माइनर मिलेट्स जी। जैसे कि देखिए ज्वार हम सब लोग खाते हैं, रोज खा रहे हैं, उसका प्रयोग करना अच्छा है क्योंकि शरीर में वो खाने से हेवीनेस नहीं उत्पन्न होती, वो जल्दी हजम होते हैं। और मैं आपका ध्यान इस तरह आकर्षित कर रहा हूँ कि आजकल जो हम खा रहे हैं ना, गेहूं के पदार्थ खा रहे हैं या ऐसे पदार्थ या शुगर का जो कंटेंट बढ़ा है फूड में, इन चीजों से अपने शरीर में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस को बढ़ावा मिल रहा है जी, बिल्कुल। और सभी विकार, चाहे वो हार्ट अटैक हो, ओबेसिटी हो, पीसीओडी हो या जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स हो, ब्रेन के या स्पाइनल कॉर्ड के, ये सभी जो भी प्रॉब्लम्स है, ये सभी प्रॉब्लम शरीर में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होने की वजह से ही होते हैं। यस, और जैसे गेहूं से बनी हुई चीजें हैं ना, ये इनको बढ़ावा देती है जी। और मिलेट्स खाने से इनको बल नहीं मिलता है और उसके अगेंस्ट शरीर का पोषण भी करते हैं। तो शरीर का पोषण है और मिलेट्स में भरपूर मिनरल्स हैं, फॉस्फोरस है, आयन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, बहुत सारे तत्व है जो शरीर के लिए, जिंक है, कम मात्रा में लगते हैं लेकिन लगते जरूर है। यस, क्योंकि हर एक टिश्यू की फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट है, उसकी इन चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो मिलेट से ये सब चीजें मिलती है, लेकिन बात वही है कि हर एक व्यक्ति से अलग है। हाँ। और किसी भी एक चीज का प्रयोग सालों साल करना, या किसी ने बताया है इसलिए करना, कहीं पढ़ के करना, ये ठीक नहीं है जी। आप मिलेट्स जरूर खाइए, उसमें ज्वार है, बाजरा है, नाचनी है, वरई है, राजगिरा है, ऐसे बहुत सारे, राल है। और अपने देश में अलग अलग एरिया में ये खाए जाते हैं, अभी भी खाए जाते हैं जी। जैसे कि महाराष्ट्र में के मेड़घाट में आप जाएंगे तो कुछ अलग खाया जाता है, आप त्र्यंबक साइड में जाएंगे तो कुछ अलग खाया जाता है, मौसम के हिसाब से उनके हिसाब से अलग रहता है। एमपी में अलग खाए जाते हैं, राजस्थान में अलग खाए जाते हैं, ये जरूरी है, लेकिन इनका प्रमाण निर्धारण करना बहुत जरूरी है। ये सालों साल एक ही चीज या किसी ने वो खा रहे इसलिए हम भी खाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता जी। आपको इसको अल्टर करना है, समझना है आपके शरीर की आवश्यकता क्या है, उसके अनुसार उसको डिजाइन करना है जी। इंसान को कितने लंबे समय तक फास्टिंग करनी चाहिए और क्या ये फास्टिंग सबके लिए सेम होती है? फास्टिंग एक बहुत जरूरी एक उपाय भी है। बहुत सारे डिसीज को हमको लिमिट करना है, कंट्रोल करना है, या डिसीज को बढ़ावा नहीं देना है शरीर में, तो फास्टिंग एक ऐसी चीज है या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जैसे बहुत सारे मेडिसिन जितना काम नहीं करता ना, उतना फास्टिंग काम करता है। करेक्ट। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ, जैसे कि किसी को अम्ल पित्त होता है, ऐसे व्यक्ति को बहुत जलन हो रही है, उस टाइम उसने कुछ खाके आहार लेके कोई फायदा भी नहीं होता जी। वो व्यक्ति अगर 2 घंटे ना खाए उसके लिए अच्छा है। या किसी के जॉइंट्स दुख रहे, दर्द है या फीवर है, उन लोगों के लिए लंघन करना ये बहुत आवश्यक ट्रीटमेंट है
जी, एक जरिया है। हाँ, तो फास्टिंग जरूरी है। और किसी को कोई विकार नहीं है, उनके लिए भी फास्टिंग जरूरी है, क्योंकि अपने शरीर में व्याधि निर्माण करने के तत्व ऑलरेडी मौजूद होते हैं। उनको अगर समय से कम करना है तो कोई द्रव्य स्वरूप दवाई की जरूरत नहीं है जी। आप फास्टिंग करेंगे, एक दिन फास्टिंग रखेंगे या आधा दिन फास्टिंग रहेंगे, जैसे 24 घंटे में आपने एक बार खाया या केवल फलाहार किया या कोष्ण जल लिया, गर्म पानी पिया, उसके साथ थोड़ा सा सौंठ वगैरह लिया, या आपने कुछ तय किया कि मैं यही खाऊंगा, तो आप क्या कर रहे हैं, एक पीरियोडिकल फास्टिंग कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ हमेशा लोग सोमवार या मंगलवार या गुरुवार या चतुर्थी ऐसे फास्ट रखते हैं। तो आप उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि सोमवार कोई अगर फास्ट रख रहा है सोमवार के दिन, तो सोमवार तो एक विशिष्ट अंतर के बाद ही आएगा जी, 7 दिन बाद। तो ये क्या हो गया, एक पीरियोडिकल फास्टिंग हो गया जी, बिल्कुल। चतुर्थी एक पीरियड के बाद आएगी जी। तो ये पीरियोडिकल फास्टिंग करने से अपने शरीर में बहुत लाभ होता है। और एक प्रक्रिया है फैगोसाइटोसिस, मतलब जो अपने शरीर में व्याधि निर्माण करने की पेशियां हैं, फैक्टर्स हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी सेल्स आप कह सकते हो जी, 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 उनको नष्ट करना ये फास्टिंग से पॉसिबल होता है और ये प्रूव हुआ है। तो आयुर्वेद लंघन के फेवर में है। हम जैसे बहुत सारे उपचार करने के हमारे तरीके हैं जी, उसमें लंघन एक तरीका है जी। और वैसे भी आरोग्य के लिए फास्टिंग बहुत जरूरी है। आजकल मेंटल डिसऑर्डर्स और मेंटल रिलेटेड भी बीमारियां काफ़ी हो रही है। एंजाइटी हो गया, स्ट्रेस लेवल हो गया, डिप्रेशन हो गया। तो क्योंकि फिजिकल वर्कआउट कम हो रहा है और मेंटल वर्कआउट ज़्यादा हो रहा है, तो आयुर्वेद में इसका सॉल्यूशन है। आजकल आपने जो ये बताया ना कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जी, तो अभी ये 5th लार्जेस्ट समस्या है, करेक्ट, पूरे वर्ल्ड वाइड। और 2 साल पहले WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने एक सर्वसम्मति से एजेंडा पारित किया और पूरे वर्ल्ड ने उसको एक्सेप्ट किया कि संवाद, डायलॉग, कम्युनिकेशन ये बहुत जरूरी है। और जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो डिप्रेशन तो बहुत सारे लोगों को आज सता रहा है, तो ये बड़ी समस्या है। जैसे हमने काफी हद तक इन्फेक्शियस डिसीजेस के ऊपर विजय पाई है, कुछ हद तक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है उनको हमने कंट्रोल किया है, लिमिट किया है। लेकिन ये जो मानसिक समस्या है इनका समाधान जल्दी क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्योंकि उसके कारण बहुत सारे हैं। सामाजिक कारण है, कौटुंबिक है, संवाद कम हुआ है, कम्युनिकेशन गैप है जी, डायलॉग नहीं हो रहा है, और कार्यशैली भी, जीवन शैली भी उसका एक कारण है। इसलिए इसको अगर हमने जल्दी पहचानना है, उसका भी डायग्नोसिस जल्दी होना चाहिए जी। और आयुर्वेद ने हमेशा ये जो मानसिक विकार है उनके लिए बोला है जी, धी धैर्यात्मादि विज्ञानम मनोदोषो शदम परम। इसका अर्थ ये है कि धी यानी बुद्धि, हम ऐसा उसके साथ शेयर करें, डिस्कस करें, आर्ग्यूमेंट ना करें, पर वी मस्ट मेक देम टॉक, करेक्ट, वो बोलें, उसके साथ शेयर करें, डिस्कस करें चीजों को, उनकी क्या डिफिकल्टीज है, बहुत सारी उनकी मन में कुछ डिफिकल्टीज हैं, मिथ्स हैं, उन्होंने कुछ पाल के रखा है, तो इनको जल्दी पहचानना, उनके साथ चर्चा करना जी। और क्या सच है, क्या ठीक नहीं है, क्या उनके लिए सूटेबल है, ये सब चीजें उनके साथ काउंसलिंग करके चर्चा करें जी। तो इसका समाधान बहुत जल्दी निकल सकता है।
और इनको हम क्योर कर सकते हैं। और आयुर्वेद की दृष्टि से आयुर्वेद ने बताया कि जैसे हमने डिस्कस किया कि वात पित्त और कफ ये शरीर के दोष है, वैसे मन के दो दोष है, रज और तम। और इन रज और तम ये दोषों से ही मन के विकार होते हैं जी। जो अस्तित्व में नहीं है उसके बारे में कोई अगर सोच रहा है तो वो तम का प्रभाव है, वो वात दोष के कारण है। हम उसकी भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं जी, क्योंकि शरीर पंच महाभूत से बनता है। पृथ्वी है, आप है, तेज है, वायु है, ऐसे जो तत्व है, 5 तत्व जिनसे ये सृष्टि और अपना शरीर बना है, इन्हीं तत्वों से मन बना हुआ है जी बिल्कुल। तो मन में जो विकार हो रहे हैं इनको हम मेडिसिन से भी क्योर कर सकते हैं। जैसे कि हो सके वो एलोपैथी मेडिसिन हो या आयुर्वेद मेडिसिन हो, तो 5 भौतिक मन का इलाज 5 भौतिक तत्व से बने हुए आयुर्वेद मेडिसिन से हो सकते हैं जी। लेकिन उसके साथ साथ काउंसलिंग का भी रोल है, क्योंकि आयुर्वेद ने तत्व ज्ञान मतलब उसको समझाए, बात करें, इसको प्राधान्य क्रम से बताया हुआ है जी जी जी। आजकल हम पीसीओडी पीसीओएस के बारे में भी काफी सुन रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस वजह से ये बीमारियां अचानक पिछले 5 या 10 वर्ष में इतनी ज्यादा सुनाई दे रही है और इतनी ज्यादा लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं? दिव्य जी, आपको मैं सच बताता हूँ, मैं जब 25 इयर्स बैक में कॉलेज में था, तो उस टाइम जो बुक्स आते थे ना गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक के जी, उसमें पीसीओएस और पीसीओडी का कोई जिक्र नहीं होता था। अच्छा। आज जी, उसके लिए 1000 पेजेस के बुक्स अवेलेबल हैं, टेक्स्ट बुक लिखे हुए हैं उसके ऊपर, पीसीओएस और पीसीओडी। करेक्ट। इसका अर्थ ये है कि हमारा अपने शरीर के बारे में बहुत डिटोरिएट हो गया है, हम लोग बहुत डिटोरिएट हो गए, और उसका एक परिणाम है पीसीओएस या पीसीओडी। खास करके आज हम देखेंगे जो फीमेल स्टूडेंट्स कॉलेज जा रही हैं, 80% 70% उन स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ ये समस्या है, या फिर वो पीसीओडी के कगार पे खड़ी है। और ये क्यों हो रहा है? फिर इसका भी मूल हमारे सीडेंटरी लाइफस्टाइल में है। करेक्ट। और हम जितने प्रमाण में शुगर का इंटेक बढ़ा चुके हैं, ये बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताता हूँ, 25 इयर्स बैक केवल 20-30% शुगर थी, 70% गुड़ था। घर में चीजें गुड़ से बनी हुई होती थी। आज एकदम उल्टा हो गया है। तो शुगर का इंटेक, मीठी चीजों का इंटेक, या तली हुई भुनी हुई ऐसी जो चीजें हैं, ओवर कुक्ड फूड है, जैसे फास्ट फूड का हमने जिक्र किया, ऐसी बहुत सारे फूड आइटम्स हैं। और अपनी लाइफस्टाइल जिसमें किसी अवयव को टारगेट करके हम कुछ एक्सरसाइज भी नहीं करते। जैसे कि पहले क्या होता था, घर में लोग काम करते थे। करेक्ट। तो अपने आप वो हर एक सिस्टम को टारगेट करते थे। हाँ। जैसे कि झाड़ू लगा रहे हैं तो स्पाइनल कॉर्ड और ये जो पेल्विस का लोअर का एरिया है, इसको टारगेट किया जाता था। या घर में कुछ काम कर रहे हैं सफाई का, तो इन जो अवयव है, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अवयव है, ओरीज है, ट्यूब्स है, यूट्रस है, इनको टारगेट अपने आप किया जाता था। उनके एक्सरसाइज होते थे, मोमेंट होता था। आज वो चीज है ही नहीं। तो धीरे 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 बहुत सारी महिलाओं में इसका प्रमाण अभी बढ़ गया है। लेकिन अगर इसको हमको टालना है, ये मेटाबॉलिक चेंज है जिसमें थोड़ा शुगर मेटाबॉलिज्म हैम्पर हुआ है, जिसमें बहुत सारे इसमें लिपिड्स हैम्पर होते हैं, या बहुत सारी लेडीज में रचनात्मक बदल होते हैं, और हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो है ही है। जैसे कि उनमें गालों पर बाल ज्यादा प्रोमिनेंट दिखने लगते हैं, या मुस्टैचेस जैसे थोड़ा सा प्रोमिनेंटली दिखते हैं, और जैसे ये मेल टाइप बाल्डनेस है, ऐसा बाल्डनेस स्त्रियों में भी आजकल दिख रहा है। ओके। और बहुत सारे स्त्रियों में हाथ और पैर पे
बहुत सारे हेयर ग्रोथ दिख रही है जैसे एक्सपेक्टेड नहीं है जी, और चेस्ट पे हेयर ग्रोथ महिलाओं में दिख रही है, तो वो भी हार्मोनल है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड्रोजेंस है जी। तो इनको हमको समय रहते क्योर करना है। तो हार्मोन का अर्थ ही है हार्मनी, मीन्स संतुलन। जब संतुलन ढल जाए, बिगड़ जाए, असंतुलन हो जाता है, तो पीसीओएस है, पीसीओडी होना है, तो हमको इसको फिर से ठीक करना है। जो हार्मोन्स हैं उनको एक्सरसाइज से, ध्यान से, प्राणायाम करके और आहार लेके और जरूरत पड़ने पर मेडिसिन जी। पहले तो हम लोग इसको लिमिट करें अपनी जीवन शैली सुधार कर, लाइफस्टाइल। हर एक व्यक्ति में, हर एक फीमेल में तुरंत मेडिसिन की जरूरत नहीं है। कुछ साइकिल्स उनको हम दें जिसमें उनका हम डाइट करेक्शन करें, एक्सरसाइज कुछ उनको सजेशंस दें, ध्यान करें, प्राणायाम करें और शरीर संतुलन करें, तो बहुत हद तक हम इसको लिमिट कर सकते हैं। जहां जरूरत है वहाँ आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत अच्छे है और डिटॉक्स करना भी बहुत जरूरी है जी। इन पेशेंट्स में बस्ती एक ट्रीटमेंट होती है, बहुत सारे पेशेंट्स में रक्तमोक्षण है, जलों का उच्चारण है, विरेचन है, नस्य है, ऐसे बहुत सारे डिटॉक्स करने के तरीके हैं, पंचकर्म ट्रीटमेंट है, ये करें, मेडिसिन करें और लाइफस्टाइल में सुधार करें तो हम जरूर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने डिटॉक्स की बात की तो उसमें वन ऑफ द ट्रीटमेंट होता है पंचकर्मा। तो क्या होता है पंचकर्मा और उससे क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या फायदे होंगे बॉडीज को और कितने टाइम में करवाना चाहिए वो एक हेल्दी इंसान को? जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो हेल्दी इंडिविजुअल को हेल्दी रखना है। करेक्ट। वो पहला गोल है आयुर्वेद का। अगर किसी को व्याधि हो रहे हैं तो उनका ट्रीटमेंट करना ये दूसरा गोल है जी। हमको अगर किसी को हेल्दी रखना है तो इंडिया में, भारतवर्ष में ऋतुओं के अनुसार भी अपने शरीर में परिणाम होते हैं। हम जो खान पान ले रहे हैं उसका भी परिणाम है जी। अच्छा और बुरा परिणाम है उसका। हाँ। स्ट्रेस है उसका भी कुछ परिणाम है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जिनका मनुष्य शरीर पे परिणाम होते रहते हैं। तो इसके वजह से अपने शरीर में भी वात, पित्त और कफ इनके संचय होते रहते हैं। समय से इनको हमने अगर शरीर से बाहर नहीं निकाला जी तो वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होके कुछ व्याधि निर्माण करते हैं। अभी भारत में 6 ऋतु है और ये 6 ऋतु में 3 ऋतु ऐसे हैं, वसंत है, शरद है और वर्षा। जैसा अभी वर्षा ऋतु चल रहा है जी। जून, जुलाई या अगस्त, इसमें वर्षा ऋतु होती है। थोड़े ये अंग्रेजी महीने आगे पीछे होते हैं। तो वर्षा ऋतु के लक्षण इस दरम्यान हमको दिखते हैं। और अभी शरद ऋतु, जैसे सितंबर है, अक्टूबर है, इस समय शरद ऋतु के लक्षण दिखते हैं जी। और मार्च और फरवरी एंड और अप्रैल के कुछ दिन जी, इन दिनों में वसंत ऋतु के लक्षण दिखते हैं। तो ये 3 ऋतु शोधन करने के लिए आवश्यक या पात्र है। इनमें वर्षा ऋतु, जैसे वर्षा होती है तो उस समय हमारे शरीर में वात दोष जो रहता है उसका प्रकोप होता है। जब प्रकोपित कोई चीज है तो उसको रास्ता तैयार करके शरीर से बाहर निकालना शरीर के लिए अच्छा होता है। तो इस समय बस्ती ट्रीटमेंट की जाती है जिसमें पूरे शरीर का ऑयल से मसाज करके पूरे शरीर को स्टीम, मेडिसिनल स्टीम देके उसके बाद पूरे शरीर में कुछ लक्षण निर्माण होके उसके बाद हम लोग इनिमा देते हैं ऑयल के या कुछ काढ़ा बना हुआ होता है उसके। ये सब व्यक्ति के अनुसार जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं वो तय करते हैं, डिजाइन करते हैं उसका कि ये व्यक्ति में किस चीज के इनिमा हमको देने हैं, जरूरी है। उसके अनुसार शरीर शुद्धि के लिए वो प्लान बनाया जाता है
ये ट्रीटमेंट 8 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, ऐसा डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो वर्षा ऋतु में बस्ती करके शरीर की शुद्धि करना, ये एक उपक्रम हो गया जी। ये सब लोग कर सकते हैं जिनको कुछ विकार है वो, और जिनको विकार नहीं है वो भी, और साल भर वो ठीक रहना चाहते हैं जी, वो लोग वर्षा ऋतु में बस्ती कराएं। फिर शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर के दरमियान वो पित्त दोष प्रकोपित होता है जी, तो उस समय पित्त को शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। पित्त को शरीर से बाहर निकालने के लिए विरेचन यानी पर्गेशन जी, लूज मोशंस देके अच्छा, शरीर से पित्त को बाहर निकालना। उसके लिए कुछ दिन पहले एक औषधि घी रहता है वो लेना है सवेरे 7:30 बजे, फिर पूरे शरीर का मसाज शेक करना है, और फिर विरेचन करने की दवाई देनी है, पर्गेशन करने की दवाई देनी है। उसके बाद 3-4 दिन हल्का आहार लेना है। ये शरद ऋतु में करना है, ये पित्त के लिए करना है। और वसंत ऋतु में कफ का संचय रहता है, तो कफ के प्रकोपित काल में यानी वसंत ऋतु में फरवरी, मार्च और अप्रैल के कुछ दिन, इन दिनों में वमन करना है। वमन करने के लिए भी कुछ 3-4 दिन घी लेके उसके बाद शेक मसाज करके, उल्टी करने के तरीके होते हैं वो एक्सपर्ट तय करते हैं, उसके भी कुछ मेडिसिन होते हैं उल्टी देने के जी। तो इस तरह से कफ का शोधन, ये 3 कर्म हो गए। फिर नस से नाक में दवाई डाल के भी ब्रेन के कुछ विकार हैं, आंखों के हैं, स्पाइनल कॉर्ड के हैं, दांतों के हैं, कान के हैं, इनके लिए दोष बाहर निकालने का रास्ता नाक है जी, और दवाई पहुंचाने का रास्ता भी नाक है। तो नाक से नस से ट्रीटमेंट की जाती है। रक्तमोक्षण एक ट्रीटमेंट है जिसमें अशुद्ध रक्त जो है शरीर में वो निकाला जाता है। इसके लिए जलो का नाम का एक कीड़ा होता है, वो भी कुछ अफेक्टेड एरिया में रख के स्किन डिसीज के वो रक्त आचूषण करके रक्त निकाल सकते हैं। या पूरे शरीर में कुछ विकार है तो उनके लिए वेन में निडल डालकर रक्तमोक्षण किया जाता है। तो ये रक्तमोक्षण करने का उद्देश्य यह है कि अशुद्ध रक्त निकालना, और शरीर में रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो रक्त को तैयार करती है, जिसमें बोन मैरो है, स्प्लीन है, लीवर है और स्टमक है, मोटे तौर पर इनका समावेश होता है। तो इनसे जो स्टैग्नेट हुआ ब्लड है इनको हम बाहर निकाल देते हैं। तो इससे क्या होगा, शरीर में अच्छी रक्त बनेगी, रक्त धातु अच्छी बनेगी। तो ये मोटे तौर पर 5 शरीर शुद्धि के उपक्रम है जिन्हें हम पंचकर्म कहते हैं जी। इनके उपक्रम भी है, उपक्रम भी है जी जी जी। जैसे कि हार्ट के लिए रुद्र बस्ती है, स्पाइनल कॉर्ड के लिए बस्ती है, डेडिकेटेड लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर एरिया, ऐसे भी है। तो शरीर शुद्धि करना, डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। डिटॉक्स करने से अपने शरीर में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस रुक जाते हैं, जो व्याधि का बल है वो कम हो जाता है, और रेजुविनेशन होता है, खास करके रेजुविनेशन होता है जी, और ऊर्जा मिलती है, नए सेल्स अच्छे बनते हैं, ऑर्गन्स अच्छे तैयार होने लगते हैं। हर एक ऑर्गन अपने शरीर में, कोई ऐसा ऑर्गन नहीं जो 120 दिन से पुराना है, तो सेल्स बनती रहती है, उनको इस प्रक्रियाओं से बल मिलता है और अच्छी सेल्स बनती है, रेजुविनेशन होता है। अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करूं तो जनरली ये एक बिलीफ है लोगों के अंदर कि वो स्लो काम करती है, उसको बहुत टाइम पीरियड तक लेना पड़ता है, या तो महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, तभी जाके वो आपके बॉडी में धीरे धीरे चेंजेस लाती है। तो क्या ये सच बात है कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसको काफ़ी टाइम देना पड़ता है इफेक्ट लाने के लिए? देखिए, ये पूर्ण सत्य नहीं है जी। कभी कभी हम लोग पूरे धातुओं को फिर से गठित करना चाहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की किसी धातु में क्षय हुआ है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको ओस्टियोपोरोसिस, जिसमें अस्थियां जो होती है उसमें छिद्र बनने लगते हैं जी। ओल्ड एज के जो पेशेंट्स हैं उनकी अस्थियां, बोन्स जो है वो पोरस बन जाती है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहती जी जी। वो कोई बाथरूम में गिर जाते तो टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है। अगर ऐसे व्यक्ति को फिर से हमको उनकी अस्थियां, उनका पूरण करना है, स्ट्रेंथ देना है उनको,
तो इसको तो टाइम लगेगा जी। उसके लिए अलग अलग उपक्रम हमको डिजाइन करने पड़ेंगे, जैसे बस्ती का उपक्रम हो या इंटरनली कुछ मेडिसिन देना हो या पूरे शरीर का अध्ययन करना हो। हम इसमें क्या कर रहे हैं, उसको फिर से गठित कर रहे हैं, रेजुनेट कर रहे हैं, फिर से तैयार कर रहे हैं। आप या ऐसे बोलिए कि उसको मिनरलाइजेशन का प्रोसेस जो है अस्थियों के बारे में, दो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, मिनरलाइजेशन और डीमिनरलाइजेशन। अस्थियों का क्षय होना, दैट इज डीमिनरलाइजेशन, उसको फिर से बनाना, रीमिनरलाइजेशन। अगर इसको हमको करना है तो इसके लिए तो हमको टाइम लगेगा। जी बिल्कुल। कभी कभी जॉइंट्स में डिस्ट्रक्शन होता है एज के कारण, या देखिए कभी ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनमें स्पाइनल कॉर्ड में जो वर्टेब्री होती है, दो वर्टेब्री होते हैं, उसमें जो एक इंटरवर्टेब्रल डिस्क कुशन ये सिकुड़ जाता है जी। अगर ये सिकुड़ गया, हमको उसको फिर से बल देना है, ठीक करना है जी। इसको तो टाइम लगेगा। तो केस के अनुसार अलग अलग पेशेंट्स में कौन सी धातु अफेक्ट हुई है, उसके अनुसार कभी किसी पेशेंट्स में 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने ये समय सीमा हो सकती है ट्रीटमेंट की। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बोला कि बहुत स्लो प्रोसेस है, ये अर्ध सत्य है। बाकी जो डिसीज हैं, जैसे मान लीजिए किसी को ज्वर या फीवर आया, उनको हम कुछ काढ़ा दिए हमने, वो फीवर 1-1.5 घंटे के बाद कम भी होता है। या औषधि को छोड़िए, हम ऐसे भी कुछ खाद्य पदार्थ हैं वो पेशेंट्स को देंगे, जैसे कि फीवर का पेशेंट है, उसको हमने एकदम तरल खिचड़ी बना के, जैसे पानी का प्रमाण जिसमें अधिक है और चावल बहुत कम है, ऐसी खिचड़ी गरम गरम चाय के टेम्परेचर के समान अगर किसी को खाने को दे दी जाए तो तुरंत उसका टेम्परेचर कम होता है जी। तो हर समय बहुत स्लो काम करती है आयुर्वेदिक मेडिसिन, ऐसे नहीं है। कुछ अगर रिकंस्ट्रक्शन शरीर में करना है, जैसे विटिलिगो के केस है, उसमें हाइपोपिगमेंटेड पैच है, वो जैसे आमतौर पर कोड कहा जाता है, उस केस में हमको क्या करना है, रिपॉपुलेशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट्स करना है। यस, उसको समय तो लगेगा, करेक्ट, वो तो एलोपैथी में भी लगेगा। लेकिन दूसरा केस है जिसमें हेडेक है, तो हेडेक के लिए तो मैनेबर औषध या कोई या ट्रीटमेंट देने में कोई पॉइंट नहीं है। हेडेक है तो उसको तुरंत कम करना पड़ेगा। यस, तो आयुर्वेद हर केस में आयुर्वेदिक मेडिसिन स्लो काम करती है ऐसा नहीं है, वो डिसीज के अनुसार है। और हमारा लक्ष्य और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रीटमेंट का, इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अच्छा, अगर एग्जांपल के लिए हेडेक ले तो क्या चीज करने से या फिर क्या चीज लेने से हेडेक को आराम मिल सकता है? जैसे देखिए, हेडेक के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, डिसीज भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जो जिसको हेडेक हो रहा है, देखिए सौंठ का लेप अगर वो व्यक्ति करें तो आधे घंटे में हेडेक कम होके उसको नींद भी अच्छी लगेगी। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, जैसे सौंठ और खड़ी शक्कर वो खाएंगे और सौंठ का लेप करेंगे तो तुरंत उसको रिलीफ आएगा। तो ऐसे उपचार जो है डिसीज के अनुसार डिजाइन करेंगे तो तुरंत उसको लाभदायक ट्रीटमेंट हो सकती है। क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं? देखिए, ये भी एक मेडिसिन है, मेडिसिनल साइंस है, तो हर समय ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, इसके साइड इफेक्ट कम है, लेकिन कुछ केसेस में थोड़े दिख सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि शस्त्र, शास्त्र और पानी ये धारक की अपेक्षा करते हैं। तो मेडिसिन कौन दे रहा है ये भी तो इम्पोर्टेंट है। अगर एक्सपर्ट व्यक्ति जिसने इसकी डिग्री ली हो या पढ़ाई की हो, वो व्यक्ति योग्य तरीके से मेडिसिन अगर देंगे तो कम से कम साइड इफेक्ट होंगे या नहीं होंगे। लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसे है उनके कुछ साइड इफेक्ट्स दिख सकते हैं। तो आखिर बात वही है
कि ये मेडिसिन कितने दिन के लिए, कितनी मात्रा में, कौन दे रहा है। जैसे कि अब सिंपल मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। तंबाकू सबको पता है जी, ये एक मेडिसिन भी है, पौधे से आती है ना। हाँ, मेडिसिन है। और ये पौधा अगर किसी ने ठीक तरीके से शुद्ध नहीं किया और उसको बहुत अधिक मात्रा में खाया तो टॉक्सिसिटी नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। उसके साइड इफेक्ट्स दिखेंगे। तो बहुत सारी ऐसी टॉक्सिक मटेरियल भी है जो मेडिसिनल वैल्यू जिसमें है, तो उसको ठीक से हम शुद्धि उसकी नहीं करेंगे, उसके ऊपर संस्कार ठीक से नहीं करेंगे, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर संस्कार भी करना जरूरी होता है। उसकी पोटेंसी बढ़ाने के लिए, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट अचीव करने के लिए, या उसमें होने वाले एडवर्स इफेक्ट कम करने के लिए। जैसे मैंने तंबाकू का आपको उदाहरण दिया, तो कौन दे रहा है, कैसे, कितनी मात्रा में दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसलिए कुछ हद तक इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट से आप लेंगे तो कम से कम अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। कई चीजें ऐसी है जो दूध के साथ नहीं लेनी चाहिए। आप थोड़ा वो लिस्ट बता दीजिए कि दूध के साथ कौन कौन सी चीजें हम अगर अवॉइड करें तो सबसे बेहतर हो। देखिए, दूध के बारे में थोड़ा मेरा निवेदन है कि दूध आप कौन सा ले रहे हैं, हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि अपने देश में या पूरे वर्ल्ड में दूध के अलग अलग सोर्सेस हैं। जैसे राजस्थान में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, हाँ, और महाराष्ट्र में भी कई कई इलाके में अलग है जी। और लोग भी अलग अलग दूध पसंद करते हैं। जैसे कि गाय का है, भैंस का है, बकरी का है, ये अलग अलग सोर्सेस है दूध के। इन सोर्सेस और ये दूध जो है, इनके भी गुणधर्म अलग अलग है। भैंस के जो दूध के गुणधर्म है वो अलग है जी, गाय के दूध के गुणधर्म अलग है जी जी जी। भैंस का दूध जो है वो पचने में गुरु यानी हेवी है, वो जल्दी पाचन नहीं होता, उससे वेट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ेगी, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे, शरीर में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होंगे। जैसे हमने चर्चा की, पीसीओडी है, ओबेसिटी है, बहुत सारे ऐसे स्किन डिसीज हैं जिनमें इसका सेवन ज्यादा मात्रा में वर्जित है जी। अगर दूध हम गाय का लें तो वो तुलना में कम हेवी है, जो पाचन में थोड़ा सा हल्का है। तो दूध हम कौन सा लेते, कैसे लेते, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन ऐसा ये होने के बावजूद भी दूध के साथ हम क्या ले रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। क्योंकि दूध के साथ बहुत सारी चीजें विरुद्ध है। जैसे दूध के साथ नमक का सेवन वर्ज्य है जी। हम पनीर की सब्जी बना रहे हैं तो पनीर का सोर्स दूध है, और सब्जी जब बनाएंगे तो उसमें नमक पड़ेगा जी। कौन सा नमक पड़ेगा, मसाले काफी पड़ेंगे, रॉक सॉल्ट पड़ेगा, या समुद्र लवण जिसे कहते हैं, ये हम जो खाते हैं हाउस होल्ड सॉल्ट, वो पड़ेगा। ये विरुद्ध है। दूध के साथ यानी पनीर जैसी कोई भी सब्जी जिसमें दूध का प्रयोग हो रहा है और नमक उसके साथ में आ रहा है, और मेरे ख्याल से तो बाहर जो भी सब्जियां बनाते हैं उसकी जो ग्रेवी बनती है उसमें दूध का प्रमाण होता है जी, होता है। तो ये सब विरुद्ध है। और खास करके दूध के साथ जो फल होते हैं ना, उनका मिक्सचर विरुद्ध है। जैसे हम लोग फालूदा बना रहे जी, उसमें तरह तरह के फ्रूट्स आते हैं। आइसक्रीम बना रहे उसमें भी फ्रूट्स पड़ते हैं जी। मिल्क शेक बना रहे उसमें फ्रूट्स हैं, दूध है। तो दूध के साथ फ्रूट्स अगर आएंगे तो भी विरुद्ध है। तो ये विरुद्ध है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ये मिक्सचर कॉम्पिटेबल टू हेल्थ नहीं है। ओके, हम लोगों ने ऐसा आहार सेवन करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए कॉम्पिटेबल है। अगर कुछ का मिक्सचर ऐसे होते, कॉम्बिनेशन ऐसे होते, वो शरीर के लिए हार्मफुल क्यों है? क्योंकि वो शरीर के लिए कॉम्पिटेबल नहीं है। करेक्ट, वो सुसंगत नहीं है। इसके कारण वो व्याधियों को निर्माण कर रहे हैं। तो लॉन्ग ड्यूरेशन में जैसे शिकरन, महाराष्ट्र में शिकरन बनाए जाते हैं, जैसे केला और दूध एक साथ मिला के सर्व किया जाता है। तो आप सालों साल इसको सेवन नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो इससे विरुद्ध आहार से कुछ
गंभीर डिसीज होते हैं, जैसे कि स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, विटिलिगो है, या सोरेसिस है, ऐसे गंभीर समस्याएं हैं, ये उत्पन्न हो सकती है। इसलिए विरुद्ध आहार को हम कभी सेवन ना करें। तो दूध के साथ कोई भी फल सूट नहीं करता है? कोई भी फल जो है वर्जित है। अच्छा। दूध के साथ एक फल आम्र, इसको आम जिसे कहते हैं, इसको एक ग्रंथकार ने सेवन करने की परमिशन दी है, अनुमति दी है, क्योंकि वो समय आम्र का या आम का सेवन करने का समय समर है, और उस समय ये दूध से बनी हुई चीजें हम अगर खाएंगे तो शरीर में ज्यादा क्लेद या चिपचिपापन नहीं बनेगा, क्योंकि वो ऋतु उसके लिए अनुकूल है। अच्छा। तो उस समय, आजकल आम साल भर मिलता है, लेकिन पहले 30-40 साल पहले आमतौर पर तो वो समर में ही मिलता था जी। तो उस समय उसके साथ दूध मिलाने की अनुमति है। बाकी सब फल आम के साथ या किसी भी फल के साथ दूध जो है वो वर्जित है। सो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में आने के लिए। आपने बहुत ही बेहतरीन जो भी हमने प्रश्न करे थे उसके उत्तर दिए आपने, और जो भी इस वीडियो को देखेगा, आयुर्वेद के बारे में और जानकारी मिलेगी, और कैसे कैसे उनके ऊपर आयुर्वेद का इफेक्ट आता है, उसका कैसे सॉल्यूशन लेना चाहिए, उस चीज के बारे में डेफिनेटली उनको बहुत सारा नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से उनको मिलने वाला है। सो एक और बार मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। थैंक यू दिव्य जी। जी।